हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फ्रुक्टोज इज आल्सो C6H12O6। ग्लूकोज का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला यही होता है और फ्रुक्टोज का भी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। बट जब हम इसका स्टडी करते हैं, फर्स्ट थिंग व्हेन वी ट्रीट विथ HI it give an hexane C6H12O6 is fructose। अगर हम इसको HI से ट्रीट करते हैं तो बीइंग अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट HI क्या करता है, इसको रिड्यूस करके एन हेक्सेन में चेंज कर देता है, एन हेक्सेन में कन्वर्ट करता है। इस ऑब्जर्वेशन से ये प्रूफ होता है कि फ्रुक्टोज के पास भी ग्लूकोज के जैसे ही 6 मेंबर स्ट्रेट चेन कार्बन प्रेजेंट है। अब देखिए नेक्स्ट थिंग, अगर हम इसको ट्रीट करते हैं विथ HCN एंड विथ NH2OH, हाइड्रोक्सिल अमाइन एंड HCN के साथ ये भी जस्ट लाइक ग्लूकोज, ये कंपाउंड भी क्या देता है, HCN के साथ साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है। और जब हम इसको ट्रीट करते हैं विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन तो ये फॉर्मेशन करता है ऑक्जाइम का। तो ऑक्जाइम का फॉर्मेशन एंड साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन ये भी करता है जैसे ग्लूकोज करता है। दिस मीन्स दिस कंपाउंड हैव आल्सो कार्बोनिल ग्रुप। नेक्स्ट थिंग, जब हम इसको ट्रीट करते हैं एसिड एंड हाइड्राइड के साथ, CH3COO CH3 के साथ जब हम इसको ट्रीट करते हैं तो ये कंपाउंड फॉर्म करता है पेंटा एसीटेट। फॉर्मेशन ऑफ पेंटा एसीटेट इंडिकेट करता है कि इसके पास भी 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। देन जब हम इसको ब्रोमीन वाटर से ट्रीट करते हैं, C6H12O6 को Br2 से ट्रीट करते हैं तो फ्रुक्टोज डज नॉट डिकलराइज ब्रोमीन वाटर। ये रिएक्शन जब हम ग्लूकोज को ट्रीट करते थे ब्रोमीन के साथ तो ग्लूकोनिक एसिड बनता था, लेकिन फ्रुक्टोज को जब हम Br2 के साथ ट्रीट करते हैं तो इस तरह का कोई रिएक्शन नहीं होता है। इससे ये इंडिकेट करता है रिएक्शन कि जो कार्बोनिल ग्रुप है दिस इज नॉट अ एल्डिहाइडिक ग्रुप, दिस इज कीटोनिक ग्रुप। इस रिएक्शन से क्या कंक्लूजन मिलता है कि ये कीटोन है, दिस इज कीटोन। तो आप कह सकते हो फ्रुक्टोज इज पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो अब इसके बेसिस पे अगर हम इसका एक और रिएक्शन देखते हैं, इसको हम ट्रीट कर देते हैं HNO3 के साथ, इट गिव डाइकार्बोक्सिलिक एसिड C6H12O6, ये बनाता है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। Formation of this acid indicate that fructose have 2 primary OH group। फ्रुक्टोज के पास जो 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसमें से पेंटा एसीटेट बन रहा तो 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसमें से 2 ग्रुप प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है। बाकी देखिए अदर स्टडी के बेसिस पे ये प्रूफ होता है कि फ्रुक्टोज इज पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन। और जब हम इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला डी सीरीज में, मतलब जैसे डी ग्लूकोज होता है ऐसे डी फ्रुक्टोज होता है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ डी फ्रुक्टोज। दिस इज फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ डी फ्रुक्टोज। बट जो डी फ्रुक्टोज है इसका ऑप्टिकल रोटेशन लिवर रोटेटरी होता है, तो इसको हम लिखते हैं डी और ब्रैकेट में माइनस साइन इंडिकेट इट्स ऑप्टिकल रोटेशन। इसका ऑप्टिकल रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है
और इसको हम कहते हैं डी फ्रुक्टोज। डी क्यों? क्योंकि इसका ये लास्ट OH ग्रुप जो है वो राइट हैंड साइड में, जस्ट लाइक डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो अब देखिए ये इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर है। अब ये जो एडिशन रिएक्शन दे रहा है, ये एडिशन भी एसीटेट के स्टेट में नहीं देता है। मीन्स आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ पेंटा एसीटेट फ्रुक्टोज आल्सो डज नॉट गिव एडिशन विद साइनोहाइड्रोजन हाइड्रोक्सिलामाइन। इससे ये इंडिकेट होता है कि ये जो कीटोन है ये साइक्लिक कीटल फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। तो इसको हम डिस्क्राइब करते हैं हॉर्स प्रोजेक्शन फार्मूले से। ए OH अपना लोन पेयर इसको डोनेट करता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और इसका एक रिंग फॉर्मेशन हो जाता है। तो जो रिंग स्ट्रक्चर बनता है देखिए कैसे बनेगा। ए CH2OH, एक कार्बन से अटैच है CH2OH और यहाँ पे बन जाएगा रिंग में OH और ये कार्बन नंबर 5 से अटैच हो जाएगा डायरेक्टली, कार्बन नंबर 5 से। तो यहाँ कार्बन नंबर 5 से अटैच है CH2OH और यहाँ पे H, इसका ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो गया रिंग फॉर्मेशन में। देन अब देखिए कार्बन नंबर 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, सॉरी ये 5 और 6 नंबर कार्बन। यहाँ पर नंबरिंग आप करोगे 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे देखिए कार्बन नंबर 3 पे OH जिस साइड में था वहीं पे रहेगा। नंबरिंग यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6। कार्बन नंबर 3 पे OH लेफ्ट साइड में था तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में OH लिखेंगे, राइट साइड में H लिखेंगे। कार्बन नंबर 4 पे ये राइट साइड में था तो ये राइट साइड में रहेगा। दिस इज साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फीसर प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ डी फ्रुक्टोज। जब आप इसको रिप्रेजेंट करोगे यहाँ पे राइट साइड में OH बन रहा है तो इसको हम कहेंगे दिस इज अल्फा डी फ्रुक्टोज, अल्फा डी फ्रुक्टोज। और जब ये लेफ्ट साइड में बनेगा तब इसको हम कहेंगे बीटा डी फ्रुक्टोज। जब ये OH ग्रुप लेफ्ट साइड में होगा, मतलब आप देखो ये OH को इधर लिख दीजिए आप एंड CH2OH को इधर और रिंग वैसे ही बना दीजिए 3 4 5 और लास्ट कार्बन यहाँ से अटैच है CH2OH के फॉर्म में। ये यहाँ पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो गया। इसका OH यहीं पे है, H इधर है, इसका OH इधर है और H इधर है। अब देखो ये अब ने रोटेट कर दिया, ये OH राइट साइड से लेफ्ट साइड में आ गया तो इसको हम कहेंगे बीटा डी फ्रुक्टोज। ये माइनस साइन इसके लेवो रोटेशन को इंडिकेट करता है और बीटा और अल्फा होता है C1 एपीमर जिसे हम कहते हैं एनोमर्स। दीज आर एनोमर्स ऑफ फ्रुक्टोज। जब आप इसको रिप्रेजेंट करोगे साइक्लिक रिंग के फॉर्म में, मतलब फ्यूरेनोज या पायरेनोज, देखिए कितने मेंबर रिंग बन रहा है 1 2 3 4 5 मेंबर। तो ये होगा फ्यूरेनोज रिंग स्ट्रक्चर। ये जो कंपाउंड है इसको हम कहते हैं फ्यूरेन। दिस कंपाउंड इज फ्यूरेन और इसी के तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा, इसलिए इसको हम कहते हैं फ्यूरेनोज रिंग स्ट्रक्चर। देखिए कैसे, ये आप पहले 5 मेंबर रिंग बना दीजिए, 5 मेंबर रिंग। अब इस 5 मेंबर रिंग पे देखिए हर एक कार्बन की 2 वैलेंसी होगी। ये प्लेनर रिंग है, एक एबव और एक बिलो। ऐसे ही आप एक और रिंग बनाइए और ये हो गया 5 मेंबर रिंग। इस पे भी आप वैलेंसी इंडिकेट कर दीजिए लाइक दिस, एक ऊपर और एक नीचे। अब देखो हम यहाँ पे एक नंबरिंग करते हैं क्लॉकवाइज, तो ये 1 2 3 4 1 2 3 4। जब हम क्लॉकवाइज नंबरिंग करेंगे तो जो ग्रुप राइट साइड में है उसे नीचे लिखेंगे और जो लेफ्ट साइड में है उसे ऊपर। तो देखिए कार्बन नंबर 2 पे दिस इज 2 3 4 5 2 3 4 5। कार्बन नंबर 2 पे OH लेफ्ट साइड में और CH2OH राइट साइड में। तो यहाँ पे लिख देंगे हम CH2OH और यहाँ पे OH। देन कार्बन नंबर 3 पे H राइट साइड में, तो नीचे होगा H और ऊपर OH। कार्बन नंबर 4 पे OH राइट साइड में, तो ये हो गया OH एंड H। यहाँ पे देखिए यहाँ पे H है और CH2OH को ऊपर लिखा जाता है। दिस इज बीटा डी फ्रुक्टोज, बीटा डी फ्रुक्टोज।
इसको हम कह सकते हैं फ्रुक्टोफ्यूरेनोज, फ्रुक्टोफ्यूरेनोज। ऐसे ही देखिए ये अल्फा डी फ्रुक्टोज हमको बनाना है, तो क्या करेंगे, फिर वही कंडीशन, जो राइट साइड में ग्रुप है उसे नीचे, जो लेफ्ट साइड में उसे ऊपर। तो आपका ये CH2OH ऊपर आ जाएगा, CH2OH यहाँ पे आ जाएगा OH, अगेन यहाँ पे H OH OH H, यहाँ पे H और CH2OH। देखो कार्बन नंबर 2 पे ओनली चेंजिंग होगा, बाकी सब सेम रहेगा। दिस इज अल्फा डी फ्रुक्टोज, अल्फा डी फ्रुक्टोज। इसी को हम कहते हैं फ्रुक्टोफ्यूरेनोज, फ्रुक्टोफ्यूरेनोज। तो दिस इज साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। अब देखिए अगर हम ये नंबरिंग क्लॉकवाइज ना करके एंटी क्लॉकवाइज किए होते तो जो ग्रुप लेफ्ट साइड में था उसको नीचे लिखते और जो ग्रुप राइट साइड में था उसको ऊपर लिखते, तो वो भी स्ट्रक्चर सही था। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपको किसी बुक में नंबरिंग इधर से भी किया हुआ मिल सकता है। जब नंबरिंग इधर से किया हुआ मिलेगा तो जो ग्रुप इधर लेफ्ट साइड में है उसको रिंग के बिलो साइड में लिखा होगा, और जो ग्रुप राइट साइड में है उसको रिंग के एबव साइड में लिखा होगा। तो दीज आर ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ fructose also. Now we are going to discuss about protein. देखिए प्रोटीन जो होते हैं, these are polymer of alpha amino acids. देखिए यहाँ पे दो वर्ड यूज है, अमाइनो एंड एसिड, और ये अल्फा अमाइनो एसिड है। तो पहले आप समझो अमाइनो एसिड किसे कहते हैं। ऐसे कंपाउंड जिससे NH2 ग्रुप भी अटैच होता है, NH2 मीन्स अमाइन ग्रुप, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी अटैच होता है, उसी कंपाउंड को हम कहते हैं अल्फा अमाइनो एसिड। दिस इज अल्फा अमाइनो एसिड। तो अल्फा अमाइनो एसिड में देखिए एक एसिडिक ग्रुप है और एक बेसिक। अमाइन इज बेसिक इन नेचर एंड कार्बोक्सिलिक इज एसिडिक इन नेचर। तो जब हम इसको रखते हैं तो ये डिसोसिएट होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से H+ लिबरेट होता है और ये H+ अमाइन के साथ बॉन्ड बनाता है, NH3- बन जाता है, सॉरी NH3+। दिस इज कॉल्ड ज्विटर आयन, ज्विटर आयन। देखिए यहाँ पे जिस कार्बन से अमाइन अटैच है उसी कार्बन से कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी अटैच है, तो दिस इज अल्फा अमाइनो एसिड, अल्फा अमाइनो एसिड्स। ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप, स्ट्रक्चर ऑफ आर ग्रुप, जो नॉन अमाइनो एसिड है जो प्रोटीन में पाए जाते हैं उसको हम 20 नॉन अमाइनो एसिड को क्लासिफाई करते हैं। दिस मीन्स देयर आर टोटल 20 known amino acid which are found in the living system. टोटल कितने अमाइनो एसिड हैं? 20 अमाइनो एसिड्स हैं जो लिविंग में पाए जाते हैं, जो प्रोटीन में पाए जाते हैं। दिस मीन्स कोई भी प्रोटीन है वो इसी 20 अमाइनो एसिड का पॉलीमर है। ये जो 20 अमाइनो एसिड हैं इनको हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, essential amino acid and non-essential amino acid, essential and non-essential। देखिए essential और non-essential का क्या मतलब है। ऐसे अमाइनो एसिड जिसकी सिंथेसिस बायोलॉजिकली हमारे बॉडी में नहीं हो सकता, जो हमारे डाइट में होना चाहिए, उनका डाइट में होना कंपल्सरी है, नहीं तो हमारे बॉडी में उनकी डिफिशियंसी हो जाएगी, क्योंकि बॉडी उस अमाइनो एसिड का सिंथेसिस नहीं कर सकता। उसी को हम कहते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड। मतलब ऐसे अमाइनो एसिड जिनका सिंथेसिस बायोलॉजिकली बॉडी में नहीं हो पाता है, वो डाइट में होने चाहिए, डाइट में इन्वॉल्व होने चाहिए, उसी को हम कहते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड। और ऐसे अमाइनो एसिड जिनका सिंथेसिस हमारे बॉडी में हो सकता है, वो हमारे डाइट में नहीं रहेंगे, फिर भी बॉडी में उनका सिंथेसिस पॉसिबल है, तो इनको हम कहते हैं नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। तो जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं इनको 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, इसेंशियल एंड
नॉन इसेंशियल। ये जो 20 अमाइनो एसिड है ये सिर्फ अल्फा अमाइनो एसिड के टाइप है और यही प्रोटीन में पाए जाते हैं। अगर हम देखें अदर अमाइनो एसिड, तो अदर अमाइनो एसिड जो होते हैं वो बीटा गामा भी हो सकते हैं। जैसे देखिए कार्बन, जिस कार्बन से NH2 अटैच है इसके बाद नेक्स्ट कार्बन से कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है, तो दिस इज बीटा अमाइनो एसिड, दिस इज बीटा। ये देखिए ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, मीन्स बीटा कार्बन पे अमाइनो ग्रुप, अल्फा कार्बन पे कार्बोक्सिल ग्रुप, तो दिस इज बीटा अमाइनो एसिड। ऐसे गामा डेल्टा डिफरेंट अमाइनो एसिड हो सकते हैं, बट जो प्रोटीन में पाए जाते हैं वो हमेशा अल्फा अमाइनो एसिड है। और अल्फा अमाइनो एसिड के सभी फॉर्म नहीं पाए जाते प्रोटीन में, ओनली एल फॉर्म। एल मीन्स अगर आप इसको प्रायोरिटी ऑर्डर के बेसिस पे देखो, इसको हम कंपेयर करते हैं डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से, तो ये स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे ज़्यादा प्रिफरेबल ग्रुप ऊपर रख दिया आपने और आर को नीचे रख दिया। यहाँ पे NH2 अगर राइट साइड में और H लेफ्ट साइड में है तो इसे हम कहेंगे दिस इज डी अमाइनो एसिड, डी अमाइनो एसिड। जैसे हमने बताया था ग्लिसरॉल्डिहाइड में अगर OH राइट साइड में होता तो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड होता, ऐसे ये डी अमाइनो एसिड है। अब अगर आप NH2 को लेफ्ट साइड में लिखते हो और H को राइट साइड में, तो दिस इज L अमाइनो एसिड, दिस इज L अमाइनो एसिड। तो जो प्रोटीन में पाए जाते हैं वो ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जो L फॉर्म में होते हैं, मतलब अल्फा तो होंगे, अल्फा का D फॉर्म नहीं होता प्रोटीन में, अल्फा का ओनली L फॉर्म होता है। क्लियर? तो प्रोटीन जो होते हैं वो अल्फा अमाइनो एसिड के पॉलीमर होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड होते हैं। देन अब देखिए अमाइनो एसिड को कैसे क्लासिफाई करते हैं, और ये अमाइनो एसिड में जो R की वैल्यू होती है, मींस एक NH2 ग्रुप है, एक H और एक COOH, तो इसमें R की वैल्यू ही चेंज होती है डिफरेंट अमाइनो एसिड में, और इस R के वैल्यू के बेसिस पे हम अमाइनो एसिड को डिफरेंट टाइप में क्लासीफाई। तो देखिए ये जो R की वैल्यू है यहाँ पे R डिफरेंट होगा, डिफरेंट अमाइनो एसिड में R की वैल्यू अलग अलग होती है। तो जो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं ये 10 है, मतलब ये 10 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिनका हमारे डाइट में होना इसेंशियल है, क्योंकि ये हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं। इनमें R की वैल्यू वाली चेंज होती है, बाकी ये पूरा ग्रुप सेम होता है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट इज वेलिन, तो वेलिन में R की वैल्यू क्या होती है, R ग्रुप की जगह आप रख दीजिए आइसोप्रोपिल ग्रुप, तो ये हो जाएगा वेलिन। ल्यूसीन R की जगह आप रख दीजिए आइसोब्यूटिल ग्रुप, तो ये हो जाएगा ल्यूसीन। R के जगह पे आपको रखना है सेकेंडरी ब्यूटिल, तो ये हो जाएगा आइसोल्यूसिन। अर्जिनिन, देखिए एक ग्रुप रख देंगे हम R की जगह, तो ये अर्जिनिन हो जाएगा। अगेन लाइसिन, मतलब आपको R की वैल्यू चेंज करने वाले। तो दीज आर इसेंशियल अमाइनो एसिड, इनके लिए R की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे देखो ये है हिस्टामिन एंड ट्रिप्टोफान, ट्रिप्टोफान एंड हिस्टामिन, इनमें रिंग स्ट्रक्चर होता है। आप देखो यहाँ पे ये है नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड, 10 नॉन इसेंशियल एंड दिस 10 आर इसेंशियल। इनके नेम है और नेम के साथ हमने R की वैल्यू दे दी है, R के जगह पे आपको क्या रखना है। तो आप इन सबको ऑब्जर्व करने से देखेंगे कि R की जो सिंपलेस्ट वैल्यू है दैट इज H, और ये होता है ग्लाइसिन। तो अगर आपसे पूछा जाए नेम द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, तो दैट इज ग्लाइसिन, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड इज ग्लाइसिन। अगर आपसे पूछा जाए नेम द सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, तो देखिए सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, फर्स्ट इज सिस्टीन, यहाँ पे देखिए सल्फर है, और ऐसे आप यहाँ पे देखेंगे इसेंशियल में यहाँ पे भी एक सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है दैट इज मेथियोनिन। मेथियोनिन एंड सिस्टीन आर सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। देखिए प्रोलीन जो है इसका स्ट्रक्चर बाकी सभी अमाइनो एसिड से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये इसका इंटायर स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपको R की वैल्यू नहीं दिया गया है, यहाँ पे ये इंटायर कंप्लीट स्ट्रक्चर दिया गया है। बाकी सब में हमने R की ग्रुप के जगह पे क्या रखना है उस ग्रुप का स्ट्रक्चर नहीं दे दिया है, एंड ये ग्रुप सब में कॉमन होता है। तो आप लोग को यहाँ पे याद रखना है कि सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होता है ग्लाइसिन, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड अगर नॉन इसेंशियल पूछा जाएगा तो सिस्टीन,
इसेंशियल अमाइनो एसिड कंटेन सल्फर इज मेथियोनिन। अब यहाँ से और भी क्वेश्चन बनते हैं। बेसिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड मतलब जिसमें NH2 ग्रुप इन्वॉल्व होगा। देखिए दिस वन इज बेसिक अमाइनो एसिड, दिस वन इज आल्सो बेसिक अमाइनो एसिड। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे दिस इज आल्सो बेसिक अमाइनो एसिड, दिस वन इज आल्सो बेसिक अमाइनो एसिड। अब आपसे पूछा जाएगा अगर एसिडिक अमाइनो एसिड, तो एसिडिक अमाइनो एसिड होंगे जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन्वॉल्व होगा। देखिए दिस इज मतलब जिसके एल्किल पार्ट में, R पार्ट में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, दैट विल बी एसिडिक अमाइनो एसिड, और जिसके R पार्ट में NH2 ग्रुप होगा, दैट विल बी बेसिक अमाइनो एसिड। तो आप लोग एसिडिक और बेसिक अमाइनो एसिड के एग्जांपल कम से कम 1 या 2 याद रखेंगे। तो these are all about different kind of amino acids. Okay. Next thing we are going to discuss about isoelectric point and deuter ion. देखिए जैसा कि हमने आपको बताया कि अमाइनो एसिड में सेम कार्बन से NH2 ग्रुप भी अटैच होता है और उसी कार्बन से कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी अटैच होता है। और ये जो अमाइनो एसिड होता है इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है दिस इज एसिडिक इन नेचर, दिस इज एसिडिक ग्रुप, एंड अमाइनो ग्रुप इज बेसिक इन नेचर, दिस इज बेसिक ग्रुप। जब हम इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो यहाँ से H प्लस डिसोसिएट होके यहाँ लोन पेयर के साथ बॉन्डिंग कर लेता है, तो इससे बन जाता है RCNH3 प्लस HCOO माइनस। मीन्स एक ही मालिक्यूल में एक एंड पे पॉजिटिव और दूसरे एंड पे नेगेटिव आयन बन जाता है। इस डाइपोलर आयन को कहते हैं हम ज्यूटर आयन, डाइपोलर आयन। Such ions are called ज्यूटर आयन। तो ज्यूटर आयन मीन्स होता है डाइपोलर आयन। डाइपोलर आयन ऑफ अमाइनो एसिड आर नोन एज ज्यूटर आयन ऑफ अमाइनो एसिड। अब देखिए ये अगर हम इसको वाटर में डिजॉल्व किए तो ये बन गया ज्यूटर आयन। अगर हम इस अमाइनो एसिड को एसिडिक सॉल्यूशन में डिजॉल्व करें, एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन, तो क्या होगा? देखिए अमाइनो एसिड को जब हम एसिडिक सॉल्यूशन में डिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पे H प्लस आके बॉन्ड बना लेगा, तो इससे बन जाएगा RCNH3 प्लस HCOOH। क्योंकि ये रिवर्स हो जाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन है तो एसिडिक सॉल्यूशन में H प्लस की कंसंट्रेशन हाई है इसलिए डिसोसिएट नहीं होगा और ये इसी फॉर्म में रहेगा। लेकिन H प्लस है तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा H प्लस को और ये पॉजिटिव आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। मीन्स एसिडिक सॉल्यूशन में ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है अमाइनो एसिड। बेसिक सॉल्यूशन अगर हम इसका बनाते हैं तो इन बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन में देखिए क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशन में वो H प्लस की न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी, ये NH2 के फॉर्म में रहेगा और ये जो H प्लस होगा यहाँ से वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा बेस से और ये माइनस आयन बन जाएगा। तो बेसिक सॉल्यूशन में अमाइन नेगेटिव आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और एसिडिक सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयन के फॉर्म में, और एक्वस सॉल्यूशन मीन्स वाटर में ये एग्जिस्ट करते हैं ज्यूटर आयन के फॉर्म में। अब यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मीन्स द pH at which amino acid exist in a form of neutral molecule, in a form of neutral molecule। देखो इसे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम एक सोल्यूशन बनाते हैं अमाइनो एसिड का और इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इसका इलेक्ट्रोलिसिस डिफरेंट pH पे, तो जब इसका pH बेसिक होगा तो अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल निगेटिव है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करेगा, और जब इसका pH एसिडिक होगा तो अमाइनो एसिड निगेटिव पॉजिटिव आयन बना लिया तो ये मूव करेगा निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। बट ऐसा pH जब ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो तब ये दोनों में से किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं करके जाएगा, तो इसको कहते हैं हम, इस pH को कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। मतलब दोनों इलेक्ट्रोड के तरफ इसका अट्रैक्शन इक्वल होता है, इसीलिए इस pH को हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। द pH at which amino acid exists in the form of neutral molecule is called isoelectric point। मतलब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एक pH का
वैल्यू होता है जिस pH वैल्यू पे अमाइनो एसिड न तो कैथोड की तरफ मूव करते हैं न एनोड की तरफ, या कहो कि अमाइनो एसिड एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल की तरह से एग्जिस्ट करते हैं। अब देखिए प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है। देखो हम प्रोटीन को कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड, यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें बहुत सारे पेप्टाइड लिंकेज बनते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। हमको समझना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड। तो देखिए जब हम अमाइनो एसिड को ऐसे देखते हैं, कंडेंस होते हैं, ये अमाइनो एसिड कंडेंस होते हैं, तो कंडेंस होकर यहाँ से वाटर का रिमूवल होता है। देखो ये अमाइनो एसिड का H और कार्बोक्सिलिक का OH, ये दोनों कंडेंस होकर H2O के फॉर्म में रिमूव हो जाता है, यहाँ से H2O निकल जाता है। और इससे क्या बन जाएगा, देखिए NH2 CRH C डबल बॉन्ड O NH CRH C डबल बॉन्ड O। आपको बताया हमने कि R की वैल्यू डिफरेंट अमाइनो एसिड के लिए डिफरेंट होता है, लेकिन ये सभी ऐसे ही कंडेंस होते हैं, ऐसे कंडेंस होके ये बॉन्ड बनाते हैं। तो ये जो बॉन्ड बनता है इसी बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। अब दो अमाइनो एसिड में ये बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन्वॉल्व हुआ, दूसरे का अमाइनो एसिड का अमाइन ग्रुप। तो अब देखिए जिस अमाइनो एसिड का अमाइन ग्रुप इन्वॉल्व हुआ इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री है, और जिसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन्वॉल्व हुआ इसका अमाइन ग्रुप फ्री है। तो इधर से नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप या फिर से इसके साथ कंडेंसेशन करके ये चेन और ज़्यादा लॉन्ग बना सकता है। कैसे, यहाँ से H2O निकल जाएगा, OH यहाँ से और H यहाँ से, H2O निकल जाएगा और फिर से बन जाएगा पेप्टाइड लिंकेज। तो जब दो मॉलिक्यूल जुड़ेंगे अमाइनो एसिड के तो इसे हम कहेंगे डाई पेप्टाइड, डाई पेप्टाइड। जब 3 मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो ट्राई पेप्टाइड। ऐसे मोर देन 3 मॉलिक्यूल, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते चले जाएंगे तो एक लॉन्ग चेन बन जाएगा। आप इसको एक जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हो, NH CRH C डबल बॉन्ड O NH CRH C डबल बॉन्ड OH। आप इसमें से बस इसको आप लिख दो होल N, मीन्स दिस पार्ट रिपीट्स अगेन एंड अगेन। एक लॉन्ग चेन बनाता है, N की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लार्ज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड एक साथ जुड़ते हैं तो इसी को हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड। जो पॉलीपेप्टाइड होता है उसी को हम कहते हैं प्रोटीन। हमने यहाँ लिखा पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड। देखो पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन उस पॉलीपेप्टाइड चेन को कहेंगे जिसका मॉलिक्यूलर मास 10,000 AMU से हाई होता है। The polypeptide chain whose molecular mass is larger than 10,000 AMU is called protein। और ये जो लीनियर स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। दिस इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंड इज, दिस इज फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इसे हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ये सिंपल पेप्टाइड चेन का एक लीनियर स्ट्रक्चर है। सेकेंड इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये जो अमाइनो एसिड है इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन है, और ऐसे भी अमाइनो एसिड होते हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप होता है, एक्स्ट्रा NH2 एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो इनसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होगा, ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है इसके अराउंड जो रोटेशन है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर मिलता है उसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन।
ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है, उसी स्ट्रक्चर को सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और इसका फॉर्मेशन होता है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ प्रोटीन। कैसे होता है देखिए, अगर सिंगल चेन है, इसकी कॉइलिंग हो गई, ऐसे सिंगल चेन की कॉइलिंग हो गई, तो इसे हम कहते हैं अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। दिस इज अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसमें देखिए हम एक चेन को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए, यहाँ पे मान लो NH2 ग्रुप है, NH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है। ऐसे यहाँ पे डिफरेंट पोजीशन पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है, जिससे ये कॉइल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और इसी को हम कहते हैं अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। दिस इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर का एक और टाइप होता है जिसे हम कहते हैं बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर, बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसमें मोर देन वन चेन ऐसे पैरेलल अरेंज हो जाते हैं और इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ये पैरेलल अरेंज हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है, दिस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। तो ये दोनों स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर या अल्फा हेलिक्स भी से कहते हैं, अल्फा हेलिक्स, एंड सेकेंड इज बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। बोथ आर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है, इसमें अगेन जब कॉइलिंग होती है तो उससे बनता है टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, देखिए टर्सरी स्ट्रक्चर कैसे बनता है इसको समझिए। टर्सरी स्ट्रक्चर में जैसे ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये ऐसे कॉइलिंग कर लिया, अगेन ये कॉइलिंग होके और ज़्यादा कंडेंस हो जाता है, तो इससे बन जाता है टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जैसे सेकेंडरी में भी है। डाइसल्फाइड ब्रिज होती है, डाइसल्फाइड ब्रिज। डाइसल्फाइड ब्रिज मीन्स ऐसे बीच में सल्फर आएगा, क्योंकि कुछ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, वो सल्फर एक लिंकेज का काम करेगा, दो ग्रुप को अटैच करेगा, दो चेन को ऐसे जोड़ेगा, तो इसे हम कहते हैं डाइसल्फाइड ब्रिज। मीन्स इसमें अगेन कॉइलिंग हो गई ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड ब्रिज। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो पहले भी था सेकेंडरी में, अब ये सेकेंडरी अगेन कॉइलिंग क्यों कर रहा है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड ब्रिज। इसके अलावा इसमें हाइड्रोफोबिक फोर्स भी लगता है, हाइड्रोफोबिक फोर्स। हाइड्रोफोबिक फोर्स कैसे होता है, देखिए ये मान लो कोई अमाइनो एसिड है जिसका साइड चेन है जिसमें कार्बन है ऐसे, और दूसरा अमाइनो एसिड है इसके साइड चेन में भी कार्बन है, तो इस एल्किल चेन में आपस में अट्रैक्शन होगा ड्यू टू हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ बोथ द एल्किल चेन। तो इस तरह से इन दोनों में जो अट्रैक्शन होगा तो कॉइलिंग होगी, और ये होता है हाइड्रोफोबिक फोर्स। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ओनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या हो गया, डाइसल्फाइड ब्रिज एंड हाइड्रोफोबिक फोर्स भी हो गया, और इसकी वजह से इसकी फर्दर कॉइलिंग हो गई, तो इसी को हम कहते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। दिस इज टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, देखिए लिंकेज तो इतने ही तरह के रहते हैं वहां भी, बट क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में मोर देन वन काइंड ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर या मोर देन वन काइंड ऑफ टर्सरी स्ट्रक्चर एक साथ कॉइलिंग कर लेते हैं। जैसे सेकेंडरी प्रोटीन के एक ही चेन का कॉइलिंग, ऐसे एक ही तरह के चेन का कॉइलिंग हो रहा है, तब टर्सरी बनेगा। और मोर देन वन काइंड ऑफ चेन आपस में कॉइलिंग कर लिया, जैसे मान लो एक चेन हो गया और इसमें एक कॉइलिंग हुई है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड डाइसल्फाइड लिंकेज, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड हाइड्रोफोबिक फोर्सेज। देन अगर इसके साथ एक और चेन यहाँ पे कॉइलिंग करता हो तो इसे हम कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में लिंकेज का टाइप सेम रहता है जो टर्सरी में है, ओनली टाइप ऑफ
पॉलीपेप्टाइड चेन, इसमें मोर देन वन काइंड होते हैं और इसमें ओनली वन काइंड का चेन होता है। तो दीज आर ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। दिस इज प्राइमरी स्ट्रक्चर, जो इस स्ट्रेट चेन बनेगा ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, और कॉइलिंग हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फॉर्मेशन से, या सीट लाइक अरेंजमेंट हो गया ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसे कहते हैं हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और इसमें और ज़्यादा लिंकेज बनने से, डाइसल्फाइड लिंकेज एंड हाइड्रोफोबिक फोर्स की वजह से फर्दर कॉइलिंग हो गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर का, तो बन जाएगा टर्सरी स्ट्रक्चर। और टर्सरी स्ट्रक्चर के जैसे ही होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी, बट इसमें मोर देन वन काइंड ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एक साथ कॉइलिंग कर लेते हैं। तो दीज आर ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फंक्शन ऑफ प्रोटीन। इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है? तो आप सबको पता होगा प्रोटीन इज अ बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। दिस मीन्स प्रोटीन हमारे बॉडी में मस्कुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। मस्कुलर स्ट्रक्चर जो भी होते हैं उसमें होता है प्रोटीन, मेन कंपोनेंट उसका प्रोटीन होता है। इसके अलावा देखिए जितने भी एंजाइम्स हैं, ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन एंड एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। तो जितने भी एंजाइम्स हैं वो सब प्रोटीन है, और ये सभी प्रोटीन बायोकैटलिस्ट होते, सभी एंजाइम बायोकैटलिस्ट होते हैं। तो आप कह सकते हो जितने भी हमारे बॉडी में रिएक्शन होते हैं उन सबको कंट्रोल प्रोटीन ही करता है। प्रोटीन की डिफिशियंसी से हो जाता है क्वाशिकर डिजीज। इसके अलावा हमको प्रोटीन से रिलेटेड कुछ टर्म्स डिस्क्राइब करने हैं, जैसे ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम pH and optimum temperature। देखिए हर एक प्रोटीन एक ऑप्टिमम pH और ऑप्टिमम टेम्परेचर पे अपना बायोलॉजिकल फंक्शन परफेक्टली परफॉर्म करता है। अगर उसका pH या टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो ब्रेक हो जाती है, ड्यू टू विच वो अपना बायोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो इस तरह से हम जब pH चेंज करते हैं और टेम्परेचर चेंज करते हैं तो जो प्रोटीन का नेचर चेंज हो जाता है, ड्यू टू विच वो अपना बायोलॉजिकल फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन मीन्स प्रोटीन में ऐसा स्ट्रक्चरल चेंज जिसकी वजह से वो अपना बायोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता। इस तरह से स्ट्रक्चरल चेंज करने की प्रोसेस को कहते हैं हम डीनेचुरेशन, और एक परफॉर्म किया जा सकता है बाई चेंजिंग ऑफ पीएच और बाई चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर। तो हम प्रोटीन का पीएच या टेम्परेचर चेंज करके उसको डीनेचर्ड कर सकते हैं। अगेन इस कुछ केसेज में इसका रीनेचुरेशन भी पॉसिबल होता है। दिस मीन्स इसका पीएच या टेम्परेचर चेंज करेंगे तो अगेन ये अपना बायोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करने लगेगा, तो हम इसे कहेंगे रीनेचुरेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन दोनों होता है। डीनेचुरेशन में वो अपना बायोलॉजिकल फंक्शन लॉस्ट करता है और रीनेचुरेशन में वो अपना बायोलॉजिकल फंक्शन रीगेन करता है, बट ये हमेशा 100% सक्सेसफुल नहीं होता इन केस ऑफ ऑल द प्रोटीन। कुछ रेयरली कुछ प्रोटीन्स में सक्सेसफुली होता है।